एवरीवन, आप सभी का सनीताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं सॉल्व 10 PYQs जो कि सीटेड साइंस पेपर 2 में पूछे गए हैं। ये एक प्रैक्टिस सेशन रहेगा जहां पर हम 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस टाइप के प्रैक्टिस सेशन कराने का जो मेरा एम है वो यही है कि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन दो लेवल पे होता है। एक तो होता है कि जब हम कंटेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं, और दूसरा लेवल होता है कि हम अच्छे से मॉक टेस्ट लगाएं या फिर हम प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करें। तो उससे हमको बेटर आइडिया मिलता है कि हमने कितना अच्छे से कोई भी चीज़ पढ़ा है और कहाँ पे हमको और पढ़ना है या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये जो प्रैक्टिस सेशन है, मैंने ये प्लेलिस्ट बना के रखी है। वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे 10 क्वेश्चंस के जो PYQs हैं मिल जाएंगे। अगर आप वो सारे देखकर जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो मैं कह सकती हूँ कि एटलीस्ट आपका 70 to 80% जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगा। क्योंकि ये जो 10 क्वेश्चंस होते हैं, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सीटेड साइंस पेपर 2 में और किस टाइप का डिफिकल्टी लेवल है। तो आज इसी सेशन से हम 10 क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस करेंगे, और जो कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज करेंगे बाय सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कहा गया है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स दैट आर फॉल्स। मतलब यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है उनको हमें चुनना है। सो ए वाले में कहा गया है, चार्ज बिकम्स यूज्ड अप एज इट फ्लोज थ्रू अ सर्किट। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि जैसे ही जो चार्ज है वो सर्किट से फ्लो करता है तो वो यूज्ड अप हो जाता है, वो खर्च हो जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो पहला गलत स्टेटमेंट हमको मिल गया। डी वाले में कहा गया है, चार्ज फ्लोज थ्रू सर्किट्स एट वेरी हाई स्पीड्स। मतलब जो सर्किट से चार्ज फ्लो करता है वो बहुत ही हाई स्पीड में होता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। सो उस हिसाब से हमको जो दो गलत स्टेटमेंट मिले वो है ए और बी। सी और डी भी पढ़ लिया जाए। A light bulb transforms the electrical energy of moving charge into other forms of energy। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बात सही है, क्योंकि जो लाइट बल्ब में जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जाती है, वो कन्वर्ट होती है इन अदर फॉर्म्स। कौन कौन से? हीट एंड लाइट, जो कि अलग एनर्जी के ही फॉर्म्स हैं। तो ये बात तो सही है। डी वाले में कहा गया है, द चार्ज कैरियर्स इन वायर्स आर सिंपली द इलेक्ट्रॉन्स possessed by the atoms that make up the wire। यानी कि वायर जिस मटेरियल का बना हुआ है तो उस मटेरियल के एटम्स हैं, एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही चार्ज के कैरियर्स हैं। तो ये बात भी सही है। तो हमको जो गलत स्टेटमेंट है वो फाइंड आउट करना था, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी जो है ये गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन आपको हिंदी में भी दिया रहेगा, तो आप वीडियो को इस टाइम पे पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि आपके आंसर और मेरे आंसर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। जो 2 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 2 मिरर्स ए एंड बी आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। सो 2 मिरर है ए और बी, और वो एक दूसरे के साथ क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं। तो हम झटपट इस मिरर को बना लेते हैं। सो ये मिरर ए है और ये जो है ये मिरर बी है। सो ये क्या बना रहे हैं? ये 90 डिग्री एंगल बना के रखा हुआ है इन्होंने अपने बीच में। If a ray of light strikes mirror A at 30 degrees to the normal, so यहाँ पे सपोज मिरर A का जो नॉर्मल है वो कहीं यहाँ पे है, तो नॉर्मल से 30 डिग्री बनाकर एक रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है मिरर A को। तो ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे, हाँ, फॉर मिरर A। सो ये जो डिग्री बना रही है वो बना रही है 30 डिग्री, ठीक है। एंड देन स्ट्राइक्स मिरर B, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट जो होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा, वो भी 30 डिग्री पे ही निकलेगा। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि एग्जैक्ट बनाने का, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी 30 डिग्री बनाएगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम मिरर ए, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम मिरर ए है ये बन जाएगा इंसिडेंट रे फॉर मिरर बी, और यहाँ पे इसका नॉर्मल होगा, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बोथ द मिरर्स ए एंड बी। मतलब मिरर ए से जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका एंगल कितना है, और मिरर बी से जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका एंगल कितना है, वो हमको फाइंड आउट करना है। सो मिरर ए से जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी डिग्री तो हमें पता है, वो है 30 डिग्री। अब हमको बी का फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बी पहले हम देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए जो तरीका है, हम जानते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी जो एंगल होती है वो होती है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मिरर है, ये जो मिरर का सरफेस है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये पूरा जो एंगल है वो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में 30 + 30 60 चले गए, ठीक है। और प्लस हम ये ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो नॉर्मल है
ये नॉर्मल कितना होता है, ये जो मिरर पे जो नॉर्मल बना है वो 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री में 30 डिग्री यहाँ पर है, तो फिर यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 60। सिमिलरली यहाँ पे भी ये होगा 60। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है पी क्यू और आर। सो पी क्यू आर जो ट्राइंगल बन रहा है उसमें एंगल पी हमको मिला है 60 डिग्री, एंगल क्यू हमको पता है वो है 90 डिग्री। सो अगर हम एंगल आर फाइंड आउट करते हैं, एंगल आर कितना है, एंगल आर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। तो एंगल आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे 180 माइनस एंगल पी प्लस एंगल क्यू, जो कि होगा 180 डिग्री माइनस एंगल पी हमारा कितना है 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो 60 डिग्री प्लस 90, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल कितना हो रहा है 150। सो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो हमको मिल रहा है 30 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये बन रहा है 30 डिग्री। अब ये जो नॉर्मल अगेन है, ये नॉर्मल किसके ऊपर बना है, ये जो नॉर्मल है ये मिरर बी का नॉर्मल है। तो अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये वाला कितना होना चाहिए, ये होगा 60 डिग्री, क्योंकि 60 प्लस 30 90 होगा। नॉर्मल क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी वाले मिरर के लिए जो इंसिडेंट रे है वो कितने एंगल पे आ रहा है, वो आ रहा है 60 डिग्री पे। तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना होगा, वो भी होगा 60 डिग्री पर ही। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से निकलेगी वो भी होगी 60 डिग्री। सो आर बी, तो हमको दोनों का ही आर ए हमको कितना मिला, वो मिला 30 डिग्री, और आर बी हमको कितना मिला, वो मिला 60 डिग्री। सो वो हमारे ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है, 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज रेस्पेक्टिवली। तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच मटेरियल वुड यू चूज टू रैप अ बॉक्स ऑफ आइसक्रीम टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मेल्टिंग इन समर एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड इन विंटर एट 3 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर कहा गया है कि आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे एक आइसक्रीम के बॉक्स को रैप करने के लिए ताकि वो पिघले ना गर्मी में, मतलब टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, और सर्दी में जब टेम्परेचर है 3 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको एकदम आंख बंद करके आपको आंसर क्या करना है, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ब्लैंकेट इन बोथ द केसेस। क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो ब्लैंकेट होता है, ब्लैंकेट में ऐसे आपको रेशे नजर आएंगे, फाइबर्स होता है, ठीक है। तो ये जो फाइबर्स है, इन फाइबर्स के बीच में कौन ट्रैप्ड रहता है, वो रहता है एयर। सो इन फाइबर्स के बीच में एयर ट्रैप्ड रहता है। और हम क्या जानते हैं कि जो स्टिल एयर है, मतलब जो मूव नहीं कर रही है, जो स्टिल एयर है वो एक इंसुलेटर है, वो एक इंसुलेटर है, यानी कि वो हीट को ट्रांसफर होने नहीं देगी। और हमको वही चीज़ रोकना है ताकि जो आइसक्रीम है बॉक्स में वो पिघले ना। तो यहाँ पर जो ब्लैंकेट है वही इसका सही उत्तर होगा। दोनों केसेस में ही हम ब्लैंकेट से ही आइसक्रीम के बॉक्स को रैप करेंगे ताकि जो आइसक्रीम बॉक्स के अंदर है वो पिघले ना। क्यों, क्योंकि ब्लैंकेट के जो फाइबर्स होते हैं उनके बीच में एयर ट्रैप्ड रहता है जो कि इंसुलेशन का काम करते हैं, यानी कि हीट ट्रांसफर होने नहीं देते हैं। तो इस तरीके से वो पिघलेगा नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर हमसे कहा गया है इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ मोशन ऑफ 2 cars A and B is plotted in the form of a straight line। तो एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाई गई है और कार A और कार B का जो मोशन है उसको उस ग्राफ पे दर्शाया गया है इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब क्या है, टाइम होगा एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में क्या होगा, वो होगा डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे डी ही लिख रही हूँ, ठीक है, इस वाई एक्सिस में डिस्टेंस। अब यहाँ पर बताया गया है कि इफ द लाइन ऑन द ग्राफ इज स्टीपर फॉर ए, तो कहाँ जा रहा है एज कंपेयर टू बी, यानी कि ये जो दो स्ट्रेट लाइंस है तो हम पहले बनाते हैं। तो ए वाली जो कार है उसकी जो लाइन है वो ज़्यादा स्टीपर है एज कंपेयर टू बी। व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम द ग्राफ। तो इस ग्राफ को देखकर हम क्या बता सकते हैं कि किसका जो स्पीड है, या क्या ही हम बता सकते हैं। तो आपने अगर मोशन वाले चैप्टर को पढ़ा होगा और आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कैसे रीड करते हैं वो पढ़ा होगा, तो जिसका जो स्लोप होता है वो स्टीपर होता है, उसका जो स्पीड होता है वो ग्रेटर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या रिलेशन पा रहे हैं, स्टीपर द
slope, more the speed. So यहाँ पर कार A का जो स्लोप है वो ज़्यादा स्टीपर है एज कम्पेयर टू B, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ A इज ग्रेटर देन दैट ऑफ B, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो यहाँ पर हमको डेंसिटी से क्वेश्चन पूछा गया है. सो द टेबल गिवन बिलो लिस्ट्स सब्सटेंसेस एंड देयर रिस्पेक्टिव डेंसिटीज. तो यहाँ पर हमको मर्क्यूरी, कॉर्न ऑयल और कॉपर की जो डेंसिटीज है वो बताई गई है. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट वुड हैपन इफ अ कॉपर कॉइन इज ड्रॉप्ड इन अ ग्लास फिल्ड विथ मर्क्यूरी एंड कॉर्न ऑयल. तो क्या होगा अगर कॉपर कॉइन को हम ड्रॉप कर दे एक ऐसे ग्लास में जिसमें मर्क्यूरी और कॉर्न ऑयल है. तो अगर हम ग्लास को बनाएं तो हम क्या जानते हैं कि नीचे कौन रहेगा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है. सो मर्क्यूरी को मैं ग्रे से डिनोट कर रही हूँ. नीचे कौन रहेगा, नीचे रहेगा मर्क्यूरी. सो कुछ इस लेवल पे रहेगा मर्क्यूरी. ठीक है, थोड़ा बाहर चला गया, आप उसको इग्नोर करिए, समझने से मतलब है. क्योंकि मर्क्यूरी की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, तो सबसे नीचे कौन रहेगा, वो रहेगा मर्क्यूरी. और कॉर्न ऑयल की जो डेंसिटी है वो कॉपर से भी कम है. तो कॉर्न ऑयल कहाँ पे रहेगा, तो क्योंकि ये ऑयल है तो मैं इसको येलो कलर से ही दर्शाने की कोशिश करूंगी. सो कॉर्न ऑयल जो होगा वो कुछ ऐसे जगह पे होगा. ठीक है, तो ये हो गया कॉर्न ऑयल. दिस इज कॉर्न ऑयल. और जो कॉपर है, कॉपर कॉइन जो है, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है इन दोनों के बीच की है, तो कॉपर कॉइन कुछ इस जगह पे हमको नजर आएगा, जो कॉपर का कॉइन है. कॉपर कॉइन. तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही जा रहा है. तो यहाँ पे हमको बताया गया है कि सिंक एट द बॉटम ऑफ द ग्लास. तो एकदम नीचे चला जाएगा, मतलब नीचे डूब जाएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं. ठीक है, फ्लोट ओवर कॉर्न ऑयल. तो कॉर्न ऑयल के ऊपर कब फ्लोट करता, अगर कॉपर कॉइन का जो डेंसिटी है वो कॉर्न ऑयल से कम होता. फ्लोट ओवर मर्क्यूरी बट सिंक इन कॉर्न ऑयल. तो ये वाला जो चीज़ है ये बात सही है कि वो मर्क्यूरी का जब जो लेवल है उसके ऊपर वो तैरेगा, क्योंकि कॉपर कॉइन का जो डेंसिटी है वो मर्क्यूरी से कम है. और जो कॉर्न ऑयल है उसमें वो डूब जाएगा, क्योंकि कॉपर कॉइन की जो डेंसिटी है वो कॉर्न ऑयल से ज़्यादा है. तो ये वाला जो ऑप्शन है ये इसका सही उत्तर है. फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द ग्लास, तो ये भी नहीं होगा कि ग्लास के एकदम टॉप में वो तैरेगा, तो ऐसा नहीं होगा. तो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है कि जिस मटेरियल की डेंसिटी या जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे होती है. तो यहाँ पे मोर डेंसिटी वाले चीज़ नीचे होते हैं बॉटम ऑफ द कंटेनर में, और टॉप में रहता है लेस डेंसिटी वाली चीज़. और बीचों बीच या इन दोनों के बीच कौन रहेगा, तो वैसी चीज़ रहेगी जिनकी डेंसिटी टॉप वाले से ज़्यादा है और नीचे वाले से कम है, जैसा कि कॉपर कॉइन हमको यहाँ पे नजर आया. तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3. ये रहा आपके लिए क्वेश्चन. आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है, कंसिडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो असर्शन और रीजन के फॉर्म में हमको दो स्टेटमेंट बताए गए हैं, तो पढ़ लिया जाए. लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस, लाउडर इज द साउंड. तो ये बात तो सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. तो जितना वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतना ही लाउड साउंड होगा. ये बात तो सही है. रीजन में बताया गया है, हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, मतलब किसी भी वाइब्रेशन की जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी पिच भी उतनी ज़्यादा होगी. तो ये जो रीजन है, रीजन सही है. ठीक है, सो असर्शन में जो स्टेटमेंट दिया गया है और रीजन में जो स्टेटमेंट दिया गया है दोनों ही सही है. बट असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में एक्चुअली क्या होता है कि जो असर्शन में स्टेटमेंट दिया रहता है, रीजन उसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो हमको देखना होता है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रीजन है ना वो असर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट दोनों ही सही है. असर्शन और रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ये वाला नहीं होगा, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि असर्शन और रीजन सही है बट जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को. सो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा. ठीक है, क्यों आपको समझ में आया ना. असर्शन और रीजन जो स्टेटमेंट है दोनों सही है, बट असर्शन में जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको रीजन जस्टिफाई नहीं कर रहा है, उसको वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, जिस वजह से ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर. तो यहाँ पर हमसे कहा गया है, मिली टुक अ डिफ्लेटेड बलून एंड पुट इट ऑन द माउथ ऑफ अ ग्लास बॉटल. तो उसने
जो मिली थी उसने एक डीफ्लेटेड बलून, मतलब ऐसा बलून लिया जो कि फुला हुआ नहीं है, और उसको एक कांच के बॉटल के माउथ पे अटैच कर दिया. शी देन पुट द ग्लास बॉटल इन अ बाथ ऑफ बॉइलिंग वाटर. तो फिर उसने उस कांच के बॉटल को एक उबलते हुए पानी के कंटेनर में वहां पर उसको रखा, उस बॉटल को. देयर इज अ चेंज इन द शेप ऑफ बलून, और उसने ऑब्जर्व किया कि जो शेप ऑफ बलून है उसमें बदलाव आ रहा है. व्हाट डज दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट? तो ये एक्टिविटी क्या दर्शाती है? तो अगर हम कांच का जो बॉटल है, मैं कुछ ऐसे बना रही हूँ, ठीक है, और इसके मुंह पे डिफ्लेटेड बलून है, ठीक है. सो ये जो कांच का बॉटल है, इस बॉटल को अगर हम हॉट वाटर में रखेंगे, गर्म पानी में रखेंगे, तो ये फूल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो एयर मॉलिक्यूल्स है इस बॉटल के अंदर वो एक्सपैंड करेंगे और वो एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, जिस प्रेशर से क्या होगा कि जो बलून है वो फूलेगा. सो हॉट वाटर में वो फूलेगा, इट विल इनफ्लेट. और अगर हम इसको कोल्ड वाटर में रखेंगे तो एयर मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिस वजह से क्या हो जाएगा कि जो प्रेशर है वो घट जाएगा और ये अगेन डिफ्लेटेड फॉर्म में आ जाएगा. सो इट विल डिफ्लेट. तो यहाँ पर हमको जो चेंज इन शेप आया बलून का, वो क्यों आया, उसका कौन सा सही ऑप्शन है वो ढूंढना है. सो एयर इनसाइड द बॉटल डिक्रीजेज ऑन हीटिंग. तो ऐसा तो नहीं है कि जब हम हीट कर रहे थे तो तब जो अंदर का हवा है वो घट गया, नहीं. हीट क्रिएट्स हाई प्रेशर इनसाइड बलून. तो हीट के वजह से हाई प्रेशर नहीं हो रहा है. वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्सपैंड कर रहे हैं और फिर वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, जिस वजह से जो बलून है वो फूल रहा है. एयर इनसाइड द बॉटल इंक्रीजेज ऑन हीटिंग. तो एयर जितनी थी उतनी ही रहेगी, एक्स्ट्रा एयर तो हम ऐड नहीं कर रहे कि जो एयर है वो बढ़ जाएगी. तो गर्मी से एयर जो बॉटल के अंदर है वो बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ रीजन नहीं है. जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, कि जो हीट है उसने अंदर के एयर के जो मॉलिक्यूल्स है उसको एक्सपैंड किया, जिस वजह से बलून के सरफेस पे एक प्रेशर क्रिएट हुआ और जो बलून है वो फूला. तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो यहाँ पर हमसे कहा गया है, इन एन एक्सपेरिमेंट सैंपल्स ऑफ 2 कलरलेस सोल्यूशन M and N were taken. सो एक एक्सपेरिमेंट में 2 कलरलेस सोल्यूशन लिए गए. कौन कौन थे वो? M और N. ऑन एडिंग टर्मरिक सोल्यूशन M टर्न्स येलो. क्योंकि दोनों ही सोल्यूशंस कलरलेस थे, तो M वाले में जैसे ही टर्मरिक सोल्यूशन ऐड किया गया तो उसका जो कलर है वो येलो हो गया. एंड N टर्न्स ब्रिक रेड. तो N वाला जो सोल्यूशन था वो ब्रिक रेड कलर में बदल गया. और ऐसा कब होता है? टर्मरिक रेडिश कलर कब देता है? जब कोई बेसिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आए, ठीक है. अब क्या कहा गया है? ऑन एडिंग M to N. अब M वाले सोल्यूशन को जैसे ही N में ऐड किया गया तो जो रेड कलर था वो धीरे धीरे फेड होने लगा. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम श्योरली क्या कह सकते हैं, N जो सोल्यूशन था वो बेसिक था. और इस वाले इंफॉर्मेशन से हम श्योरली कह सकते हैं कि जो M सोल्यूशन है वो एसिडिक है. तो हमको क्या करना है? M और N का नेचर फाइंड आउट करना था. तो M जो है वो एसिड है, N जो है वो बेस है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है. तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2. M अम्ल है और N क्षार है. क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है, आइडेंटिफाई द सेट विच इज नॉट अ फूड प्रिजर्वेटिव. सो इनमें से कौन सा फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है वो हमको आइडेंटिफाई करना है. तो देखिए, सोडियम बेंजोइड और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो है ये एक फूड प्रिजर्वेटिव है. इसका इस्तेमाल होता है जैम्स और स्क्वॉशेस को प्रिजर्व करने के लिए. सोडियम क्लोराइड एंड सिट्रिक एसिड भी फूड प्रिजर्वेटिव है, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है, जो सॉल्टिंग प्रोसेस है, मतलब नमक हम ऐड करते हैं ताकि जो मॉइस्चर कंटेंट है वो एकदम घट जाए, ताकि जर्म्स को जो मॉइस्चर और प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है फॉर देयर ग्रोथ वो उनको ना मिले. तो ये भी एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है. विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड एंड शुगर, ये भी फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है. सिर्फ जो ऑप्शन नंबर 1 है, आयरन ऑक्साइड एंड पोटेशियम परमैंगनेट, ये फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम नहीं करते हैं. तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि हमको ऐसा सेट ढूंढना था जिसमें फूड प्रिजर्वेटिव का नाम ना दिया हो. तो वो ऑप्शन नंबर 1 है. आ चुके हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन में. सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेस ओनली केमिकल चेंजेस. तो ऐसे ऑप्शन को हमें ढूंढना है जिसमें सारे ही केमिकल चेंजेस के बारे में बताया हो. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ पर फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल दिया गया है. जैसे कि ब्रेकिंग ऑफ मग एक फिजिकल चेंज है, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा. नेक्स्ट यहाँ पर कटिंग ऑफ पेपर, फिर डिजॉल्विंग कॉपर सल्फेट इन वाटर, ये दोनों ही फिजिकल चेंज है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा.
ब्रेकिंग ऑफ एग, बॉइलिंग ऑफ सॉल्ट वाटर एंड मिक्सिंग ऑफ इंक इन वाटर, ये तीनों ही फिजिकल चेंजेस है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, बच जाता है ऑप्शन नंबर 4 जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्योंकि लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, पेपर को जलाना, बर्निंग ऑफ पेपर और खाना पकाना, कुकिंग ऑफ फूड, ये तीनों ही केमिकल चेंजेस है। क्योंकि यहाँ पर हमको एक नया सब्सटेंस बनते हुए नजर आता है जिसकी प्रॉपर्टी ओरिजिनल फॉर्म से टोटली डिफरेंट होती है। और ये तीनों ही चेंजेस कैसे चेंजेस है, इरिवर्सिबल चेंजेस है, यानी कि ए से बी तो बन गया बट बी से हम ए की तरफ वापस नहीं जा सकते। सो इस टाइप के चेंजेस को हम इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल संहितास एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।